यार देखो, तुमको ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि भाई ये कोई 7 महीने स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं है। ये एक प्लान वीडियो है जो तुम्हारे अगले 7 या 8 महीने जितने भी तुम मान के चल रहे हो, उसको तुम्हारे एक प्लान वे में ले जाएगा। क्योंकि यार चाहे तुम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, चाहे नहीं पढ़ते हुए आ रहे हो, अगला 7 या साढ़े 7 महीना तुम्हारे लिए हेक्टिक होने वाला है, व्हाटएवर इट इज़। तुम चाहे पढ़ो, चाहे ना पढ़ो, रिजल्ट अलग-अलग हो सकते हैं, बट जो चीज़ सेम रहेगी हर बच्चे के लिए वो ये रहेगी कि अगला 7 महीना हेक्टिक तो भाई होने वाला, और इसे बिना प्लान किए जो जाएगा उसके रिजल्ट्स भाई नेगेटिव में आने वाले हैं, पक्की बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ यार। तुम्हें एक प्लान दूंगा अच्छा सा, और तुम्हें कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो दिसंबर बीतने के बाद रिवाइज या याद नहीं किए जा सकते। वो बहुत ज़रूरी पॉइंट होगा इस वीडियो का। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, पूरे 7 महीने के लिए मैं सेम चीज़ें नहीं बता सकता। पहले 4 महीने की अलग बात करूँगा, फिर लास्ट 3 मंथ्स के लिए एक अलग बात करूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले 4 महीने में ना तुम्हारा प्रैक्टिस रिविजन के साथ एक लर्निंग भी इंक्लूडेड होगी। लर्निंग वाला पोर्शन भी तुम्हारा यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है भैया? लर्निंग कैसी वाली लर्निंग? मतलब तुम्हारी क्लासेस भी चलेंगी, नोट्स भी तुम लिखते चलोगे, तो तुम्हारा आधा दिन लगभग इसी सब चीज़ों में ज़्यादा होगा। और प्रैक्टिस और रिविजन में थोड़ा कम टाइम मिलता है, खासकर वो जो पुराना पोर्शन होता है। बाकी लास्ट के 3 मंथ फेब टू अप्रैल में मान के चलता हूँ, मोस्ट ऑफ द कोचिंग में सिलेबस हो गया होता है फेब तक। ठीक है, तो उस टाइम तुम्हें सिर्फ अपने से करना होता है जो करना होता है। और तुम्हें लग रहा हो कि भैया ये तो लर्निंग वाला पोर्शन हट गया तो हम आसानी से कर पाएंगे। सही बताऊँ तो यार आसान नहीं पड़ता। तुम्हारा दिनचर्या ही बिगड़ जाती है पूरी की पूरी, तुम्हारा एक शेड्यूल ही बिगड़ जाता है। तो उसे शेड्यूल करके अभी से चलना इंपॉर्टेंट होगा। वो सारी चीज़ें मैं तुमको बताने वाला हूँ। जो मैं पहला पॉइंट इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा वो ये होगा कि भैया कैसे कि तुम टिल दिसंबर अपना, मतलब दिसंबर तक लगभग अपनी आधी फिजिक्स कर लो। टिल दिसंबर यानी कि जो अगले आने वाले 2-3 महीने हैं, इसमें तुम अपनी आधी फिजिक्स रिवाइज कर लो। अब भैया हम नहीं कर पाएंगे, मान लो हमें इतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, तो अभी बताऊंगा कैसे करना है पहली चीज़। लेकिन उसके पहले बता दूं कि तो जो तुम्हें मैं बोल रहा हूँ दिसंबर तक रिवाइज करनी है आधी फिजिक्स, इसमें क्या करना है और कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं पहले बात करूँ तो इसका तुम एक एसएस ले लो। वो इसलिए ये ऐसे चैप्टर हैं जो अगर दिसंबर बीत गया या फिर जनवरी बीत गई तो फिर तुम्हारे बस में नहीं होगा कि तुम इसका कुछ कर पाओ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहीं पे लिख लो। ये कोई, मैं फिर से बता दूं, ये कोई वेटेज वाइज चैप्टर मैंने नहीं डिसाइड किए हैं। दीज आर द चैप्टर्स जिनको दिसंबर बीतने के बाद करना मतलब इम्पॉसिबल सा ही समझ लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे भैया बहुत लोग कि हमारा रे ऑप्टिक्स तो अभी हुआ ही नहीं रहेगा, तब तक वेव ऑप्टिक्स हुआ ही नहीं रहेगा। तो यार अगर इन दोनों चैप्टर्स को हटाओगे ना तो तुम्हारा 12th में जितना हुआ रहेगा ना दिसंबर तक, वो पूरा तुम मेक श्योर करना कि तुम रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जहाँ तक मुझे लगता है रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है आधी जनवरी बीतने के बाद या फिर जनवरी में। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको मैनेज करना कि फिर 12th जितनी हुई है उसको पूरा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये दो चैप्टर बहुत बड़े हैं लिटरली। मतलब ये तो चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं और बड़े भी हैं, तो ये बाद में रिवाइज करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है। और अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा डीले चल रहा है क्लासेस में, लेक्चर्स में, तो उसको मेक श्योर करना कि तुम अपनी इसके पहले वाली जो 12th है उसको रिवाइज करके चलना। ठीक है, अब एक चीज़ और तुमको यहाँ पे बताऊंगा कि भैया अभी मैंने बोला फर्स्ट 4 मंथ के लिए यही एक ड्यूरेशन होगा जिसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे होगे और नए क्वेश्चन कर रहे होगे। क्योंकि इसके बाद जस्ट तुम्हारा ये जनवरी बीता तो उसके बाद तुम अपना नया क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। मतलब तुम कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी सोच लो, वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है और करना भी नहीं चाहिए हमें। और नंबर ऑफ क्वेश्चन पे तुम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जो बात सच है दूंगा बताता हूँ। अब आते हैं भैया कैसे करेंगे। नए क्वेश्चंस भी आप करने को बोल रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को ज़्यादा बोल रहे हो, आधी फिजिक्स रिवाइज करने को बोल रहे हो, आधी फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पूरी रिवाइज करने को बोल रहे हो। हाँ, मतलब ये जो मैंने ऊपर बताया ना फिजिक्स का, इसी के साथ साथ तुम्हें यही सेम शेड्यूल तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में भी रखना होगा। फिजिकल केमिस्ट्री भी तुम्हें लगभग पूरी रिवाइज कर लेनी। 1-2 चैप्टर छोटे मोटे मान लो तुमसे छूट जाए चलेगा, पर जो मेजर चैप्टर है वो तुम्हें पता है, उसमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तो वो तुम पूरी ही कर लेना इसी के साथ साथ जब तुम्हारी फिजिक्स चल रही होगी। ठीक है, अब भैया ये बताओ कैसे करेंगे, करेंगे कैसे, हम इतना टाइम कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास दिन में टाइम ही नहीं बचता। तो पहली चीज़ ये मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भैया तुमको ना यही टाइम है, हॉलीडेज़ का टाइम है, तो अपने हॉलीडेज़ का अच्छे से यूज़ करो। अगर मैं संडेज़ के अलावा हॉलीडेज़ की बात करूँ, तुमको इसमें 5-7 दिन के हॉलीडेज़ मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि भैया शॉर्ट नोट्स का कायदे से यूज़ करना है, नोट्स नहीं पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ोगे तो आधी फिजिक्स चाहे रिवाइज करने वाली बात हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन हो, वो तुम दोनों ही नहीं कर पाओगे। नोट्स से तो इम्पॉसिबल है, वो भी मैं भी मानता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स का यूज़ करना है, मार्क्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी जो तुमने अपने फेयर नोट में, जो लॉन्ग नोट्स में अपने लिखा होगा, जो मार्किंग की होगी, जो मैंने पहले बताया था। अगर तुम मुझे पहले से देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि क्या करना होता है, कैसे मार्क करना होता है। और कुछ नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब भैया नवंबर दिसंबर के बाद क्या,
नवंबर दिसंबर के बाद यही कि भाई तुम जैसे ये बीत जाए, जनवरी स्टार्ट हो जाए ना फिजिक्स के लिए, जनवरी के बाद या फिर जनवरी से नए क्वेश्चंस करना बिल्कुल छोड़ देना। जो मार्क्ड किए हैं फिर जो तुम्हारे टेस्ट में गलत होते हैं उनकी एनालिसिस और उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। ये तुम्हारा मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के लिए ये सेम चीज़ें मैंने तुमको क्लियर कर दी हैं। होप करता हूँ तुम्हें अब कोई डाउट नहीं बचेगा। अब आता हूँ जी बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी के लिए ना ओनली एनसीईआरटी तुमको हर जगह हर जगह हर जगह सुनने को मिल जाती है, ओनली एनसीईआरटी। बट भैया मतलब हमें नोट्स नहीं करने नोट्स, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, लेकिन हमें भैया उससे याद ही नहीं होता। सही बात है, याद नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में से पैराग्राफ और इंग्लिश लिखा रहना, हर लाइन को याद करना इम्पॉसिबल सा होता है। तो उसके लिए तुमको एक सॉल्यूशन दूंगा कि यार सिर्फ पैसिव रिवीजन से तुमको याद नहीं होता, एक्टिव रिवीजन भी करना जरूरी है, और एनसीईआरटी हर एक लाइन से बने हुए क्वेश्चंस को करना जरूरी है। तो उसके लिए मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा मेमोनीट के एलाइड प्लान से, जिसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन से लिटरली बायोलॉजी के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन से तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन मिल जाता है। तुम उसे प्रैक्टिस करते चलो जब एनसीईआरटी तुम सॉल्व करते रहो। दूसरी ये चीज़ होगी कि भैया हमें असर्शन रीजन भी अभी ही टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। जनवरी फरवरी बीत जाओगे और तुमको लगेगा तब मैं असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूंगा, तो वो भी यार नियर टू इम्पॉसिबल ही होता है। अभी ही असर्शन रीजन करना है तो उसमें चैप्टर वाइज और बढ़िया एनसीईआरटी की लाइन से पूरा एनटीए सिलेबस पे बेस्ड असर्शन रीजन चैप्टर वाइज में कई सारे मिल जाते हैं, तुम वो सॉल्व कर सकते हो यहाँ से एलाइड प्लान में। तीसरी चीज़ ये है कि भैया हम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, और भैया पढ़नी भी नहीं चाहिए, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। उसकी बजाय तुम ये क्या करो कि इनके जो ना एनटीए के सिलेबस पे बेस्ड, मतलब एनटीए के पीवाईक्यूज को इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया है और एग्जामिनर के माइंडसेट पे बेस्ड इनके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये मैं एक प्रूफ ये देते हैं कि भाई पिछले साल ना 360 और 360 बायोलॉजी में क्वेश्चंस इनके क्वेश्चन बैंक से आए थे, 164 आउट ऑफ 180 फिजिक्स से आए थे, 144 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री से आए थे। यानी कि सचमुच में ये रेलिवेंट है, और मेरे पे बिलीव ना करो, ये जाके इनका प्रूफ डॉक्यूमेंट देख सकते हो, उनमें इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आया था। इसीलिए पीवाईक्यू सिमिलर क्वेश्चंस ये बोलते हैं, उसको जाके कर सकते हो। और चौथी चीज़ जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि हमें नेमिंग रिएक्शंस याद नहीं होती, ऑर्गेनिक की बड़ी ही दिक्कत होती है, हम कितनी भी बार रिवाइज कर लें याद नहीं होता। तो उसके लिए भी इन्होंने फ्लैश कार्ड्स दे रखे हैं तुमको, फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में अगर तुम याद करते हो यानी कि सारी नेमिंग रिएक्शंस के लिए, तो तुम्हें याद हो जाता है आसानी से। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो। और एक चीज़ यहीं पर तुमको मैं नोटिस कराऊंगा कि देखो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ना मतलब दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दूसरा ये है कि तुम फॉर्मूला अप्लाई करना जानो। तो फॉर्मूला अप्लाई करना तो तुम्हें क्वेश्चन करा के सिखा देंगे, लेकिन फॉर्मूला याद रखने के लिए भी ना इसमें फॉर्मूला शीट्स हैं फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में, वो भी तुमको यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई हैं, जिससे तुम कई सारे मतलब सभी फॉर्मूलाज तुम एक जगह से याद कर सकते हो। और पांचवी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई हम एनसीईआरटी जब रिवाइज करने बैठते हैं ना, क्विकली नहीं रिवाइज कर पाते, मतलब हम करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, उसके लिए तो भैया हमें नोट्स चाहिए होते हैं। तो नोट्स ऐसे वैसे नहीं, तुम नोट्स एनसीईआरटी पे बेस्ड अगर नोट्स हैं तो उससे कर सकते हो, उनके क्विक नोट्स होते हैं जिसमें पीवाईक्यू मार्क्ड होते हैं, जहाँ जहाँ से पीवाईक्यू आया था उसकी मार्किंग होती है, और फुल ऑन एनसीईआरटी पे बेस्ड नोट्स होते हैं। तो इनके नोट्स भी सभी सब्जेक्ट्स के लिए तुमको मिल जाते हैं, वो देख सकते हो। और छठवा चीज़, ये सभी करने के बाद भी हमारे दिमाग में परमानेंटली कोई चीज़ याद नहीं होती है, उसके लिए इनका मेमोरी एल्गोरिदम काम करता है, जिसमें अगर तुम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और विद इन 24 आवर्स उसको फिर से प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो तुम्हारी टेम्परेरी मेमोरी में रहता है। फिर उसको अगर विद इन 24 आवर्स सही अटेम्प्ट करोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और ऐसे करते करते 7 स्टेप में मेमोनीट तुम्हें याद करा के रख देता है वो पूरा क्वेश्चन जो तुम अपना अटेम्प्ट करते जाते हो। तो तुम जाओ चेकआउट कर सकते हो, एलाइट प्लान हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, 11th 12th और ड्रॉपर्स के लिए भी आता है। तो मेरा कूपन कोड आदित्य यूज़ करोगे तुम्हें डिस्काउंट तो मिलेगा ही, प्लस में ड्रॉपर्स के लिए अगर वो अपना नीट का स्कोर कार्ड दिखाते हैं तो उनको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है सीधा सीधा। प्लस में अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लेना है ये प्लान तो वो भी ले सकते हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया रखा है, ठीक है। तो अब आगे मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी। अब ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तीनों सेम ही चीज़ है, बट द टाइम व्हेन यू रिकॉल, जब वो टाइम जब तुम इनकी प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, वो सेम रखना है। उसके पहले मैं तुम्हें एक बायोलॉजी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे भी बना रखी है, इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कहीं। अब ये ऐसे चैप्टर्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बायोलॉजी अप्रैल में बहुत ज़्यादा टाइम देना है इसको, मैंने एक पहले भी वीडियो में बोला था, क्योंकि तुम भूल जाओगे अगर तुम रिसेंटली रिकॉल करके नहीं जाओगे। लेकिन उससे पहले वो चीज़ें तुम कर पाओ, एक महीने में अच्छे से रिवीजन कर पाओ ना। ये कुछ 9 चैप्टर्स की मैंने लिस्ट बनाई है, इनको तुम्हें अभी लगभग 4 से 5 बार या इससे भी ज़्यादा बार, जितनी बार तुम कर सकते हो, इसे पढ़ लेना, याद कर लेना। वंस अगेन मैं कहूँगा ये वेटेज वाइज चैप्टर नहीं है, ये वो चैप्टर हैं जो अगर दिसंबर जनवरी बीत गया तो उसके बाद तुम कर नहीं पाओगे। मैंने एक चीज़ और बोली है, पहले भी बोली, अभी भी बोलूँगा कि बायोलॉजी का सिलेबस तुम्हारा मैक्स टू मैक्स दिसंबर और चला जाए तो मान लो 5-10 जनवरी तक, उसके पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। या तुम वन शॉट से कर सकते हो या इससे कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते चलना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे तुम्हारे जो ये चैप्टर्स की लिस्ट दे रखी है ना,
ये चीज़ है, ये ऐसे हैं कि तुम कर ही नहीं पाओगे। मतलब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर 5 से 6 बार रिवाइज़ करके नहीं जा रहे हो, तो आगे चल के अप्रैल में तुम यही चैप्टर भी रिवाइज़ करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा 1 महीने में। तो ये ध्यान रखो मेरी बात है, ये चैप्टर की अभी तो तुम मार्किंग कर लो और अभी से रिवाइज़ करना चालू कर दो, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा सब्जेक्ट वाइज डे डिवीजन। मतलब मैं ऐसा तुमको ये नहीं कहूँगा तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सबके लिए अलग होता है, सबकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सबके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, उस पर डिपेंड करता है। अक्टूबर टू जनवरी यानी जब तुम्हारी क्लासेस चल रही होंगी, तो इस दौरान ना जितना हॉलीडेज़ का यूज़ कर सकते हो करो, क्योंकि अभी तुम्हारा मैं सही बताऊँ हॉलीडेज़ में क्या होता है, तुम टेस्ट दे के आते हो आराम से, मतलब फ़ोन चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, मौज मस्ती करते हो, तुम फ्री माइंड रहते हो, मुझे पता है। यही गलती करते हैं जो इनका सिलेक्शन नहीं होता है, और जिनका सिलेक्शन होता है वो हॉलीडेज़ अभी से, जो अभी से हॉलीडेज़ तुमको बहुत सारे मिलने वाले, चाहे वो संडे हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल हॉलीडे हो, अच्छे से यूज़ करना भाई। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही तुम्हारा रिजल्ट चेंज करेगा। और ये पॉइंट बोलूँगा कि स्टार्ट योर डे विद प्रीवियस रिविजन। मैंने पहले एक बार बोला था कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तुम मतलब डेली डेली पुराना रिवाइज ना करो चलेगा, लेकिन छुट्टियों के दिन कर लो। लेकिन अब क्या होगा ना, अब तुम्हें डेली डेली भी पुराना पुराना रिवाइज करते चलना पड़ेगा। रीज़न, बड़े बड़े टेस्ट होने चालू हो जाते हैं, प्लस AITSS भी चालू हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे, 4 घंटे अगर निकालना हो तो वो निकाल सकते हो, और उसे निकालना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें 2 से 3 घंटे अपने प्रीवियस रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा। मैं अपना बता दूं मैं कैसे निकालता था। दिन स्टार्ट करता था, लगभग मैं 6 बजे से बैठ जाता था पढ़ने। अब मुझे पता है कि मेरा बड़ा टेस्ट है या फिर मुझे प्रीवियस रिवीजन ज़्यादा करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता, 5:30 या 5 से ही बैठ जाता था पढ़ने, और लगभग 2 घंटे ये पढ़ लेता था अपना पुराना, और दिन के लास्ट में मैं 1-2 घंटे निकाल लेता था। मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में कहीं से समय तुम निकाल लो। बाकी जो तुम्हारा सेम शेड्यूल चल रहा है, क्लासेस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो उसमें चल रहा है उसको रिवाइज करो, DPP करो, सब कुछ करते चलो, ठीक है? अब आता हूँ उस चीज़ पे कि भैया आफ्टर क्लासेस फिनिश, अब ये बहुत लोगों को अभी से लग रहा है अरे एक बार क्लासेस खत्म हो जाए, हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा। नहीं, टाइम टाइम रहता है, फिर तुम अपना तुम्हारा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है ना। तो उसे भी एक चीज़ तुम टारगेट बेसिस पे करके चलोगे तो तुम्हारा एक शेड्यूल बना रहेगा, वो ये है कि मिनिमम 3 चैप्टर्स अ डे। अब कुछ लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं और वो सोचते हैं अरे 1-2 चैप्टर दिन भर में कर रहा हूँ बहुत है। नहीं भाई, हो ही नहीं सकता अगर तुम 1-2 चैप्टर कर रहे हो। मिनिमम 3 बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 7, 8, 10 तुम जितने कर पाओ एक दिन में करो। मैं उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट का तुम्हें ज़्यादा करना है, इस सब्जेक्ट का ज़्यादा करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारा जो वीक चलेगा वो करना। यानी कि लगभग बोल रहा है ये फेब से, जब तुम्हारा क्लासेस खत्म हो जाएंगे तब की बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और तुम्हारा दिन कैसे चलने वाला है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, एनालिसिस, इस तरीके से तुम अपने चैप्टर्स को फिनिश करते हुए जाना है। और एंड योर डे बाय रिकॉलिंग स्किपेबल पॉइंट्स। जो तुम्हें लगता है कि मैं ये भूलूंगा, अपने दिन के अंत में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे सारे सब्जेक्ट में तुमने ऐसे पॉइंट मार्क करके रखे हो, उनको रिकॉल करके तब सोना है, ठीक है? और उसके बाद में मैं तुमको, चलो ये सब तो थोड़े बहुत पॉइंट हो गए, तुम्हें समझ में आए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ये सब फिजिक्स में भैया ना, हमने दिसंबर तक मान लीजिए आपने कहा आधा फिजिक्स रिवाइज कर लिया, लेकिन एक हमें प्रॉब्लम ये है भैया कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस फेब तक चलने वाला है, ठीक है? मैं मानता हूँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे पता है। अब देखो, मैं यही बोलूँगा कि जनवरी भी चल रहा होगा, जब आधी जनवरी के बाद ही तुम्हारा रे ऑप्टिक्स या वे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है? मानते हो? तुम जाके प्लानर देख लो, मतलब जिस बैच में फेब तक खत्म होता है उसमें रे ऑप्टिक्स या वे ऑप्टिक्स वगैरह 15-16 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होता है। तब तक तुम्हें क्या करना है, जो 15 दिन का गैप मिलेगा ना जनवरी में, मैक्सिमम जितनी तुम्हारी 12th का रिवीजन हो सकता है करना। प्रैक्टिस थोड़ी कम रह जाए लेकिन रिवीजन कर लेना, ठीक है? उसके बाद अपने ऑप्टिक्स सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना। फिर जब तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगी ना, तो उस दौरान तुम्हें चलना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मॉडर्न फिजिक्स जब तुम्हारी एंड हो तो तुम अपनी पूरी 12th भी रिवाइज मतलब कर लो, डन कर लो, 11th भी पूरी, मतलब बाई द टाइम जब आपका सिलेबस एंड हो, उसी टाइम पे तुम्हारा रिवीजन भी एंड हो। फिजिक्स का ध्यान रखना, ये तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, मैंने बता दिया। थोड़ा ऑप्टिक्स पे फोकस करना, बाकी तुम्हारी क्लासेस चलती रहेंगी, उसके साथ ही साथ अपना 12th का रिवीजन चलाते रहना साथ साथ, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, जनवरी और फरवरी में और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, मार्च में भी मान लो, इसका बहुत ज़्यादा रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ तुम्हें करके चलनी पड़ेगी। अप्रैल में थोड़ा ये कम रहेगा, मान लेता हूँ, प्रैक्टिस कम रहेगा, एनालिसिस कम रहेगी, लेकिन उस समय बस तुम फॉर्मूला देखते जाओगे, वो चलेगा, उतना चलेगा। लेकिन अभी जो 3 महीने ये वाले होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री हद हद से ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब ज़रूरत पड़ने पे एक एक चैप्टर, मतलब 4-5 बार भी करना पड़े रिवाइज, तो वो करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में वो दिक्कत देता है। उसके बाद जो बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सेक्शन है, इसमें तुम्हें ये अप्रैल मंथ सफिशिएंट, लेकिन
कब सफिशिएंट होगा, जब तुम पहले से बायोलॉजी के उन चैप्टर्स को जिसकी मैंने लिस्ट दी 5-6 बार रिवाइज करके जा रहे हो, और तुम्हारे जो वीक चैप्टर उनको 5-4 बार मतलब 5-4-5 बार रिवाइज करके जा रहे हो। ऐसे इनऑर्गेनिक में तुम्हारा कोई वीक चैप्टर हो, बड़ा चैप्टर जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह हो गए हैं, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह हो गई, इनको तुम अच्छे से पहले से 3-4 बार रिवाइज करके जा रहे हो, तभी तुम्हारा वो अप्रैल में जाके जल्दी जल्दी रिवाइज होगा और तुम ये तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाओगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इन तीनों को 70% तुम्हें अप्रैल में देना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी को। बाकी 30% तुम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज देखने में लगा सकते हो। बाकी लास्ट के 10 डेज़ का मैंने मतलब ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, एक वीडियो में मैंने रिपीट किया था ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो सेम ही रहनी है, वो तुम्हें वही करना ही होता है, ठीक है। और इसलिए मैं बायोलॉजी को लास्ट में बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारे रिकॉल नहीं रहने वाली ये चीज़ें, इसलिए लास्ट में करना ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक चीज़ ये भी तुमको क्लियर कर दूँ कि जो बायोलॉजी में तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे ना, वो अभी तो मान लो तुम नए क्वेश्चन थोड़े बहुत करते जा रहे हो, बायोलॉजी के भी, फिजिक्स के भी, फिजिकल केमिस्ट्री सब चीज़ों के, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा वो फेज होगा ना अप्रैल में, इस टाइम तुम बायोलॉजी क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। ये मैं कहूँगा कि तुम जितने नए क्वेश्चन हो सकते हैं वो करो, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं होती, याद करने वाली चीज़ें होती हैं। क्या पता तुम्हें कोई ऐसे नए क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट तुम्हें रिकॉल करा दे जो तुम्हें अभी तक नहीं आता, तो उस समय तुम बायोलॉजी के तो नए क्वेश्चन कर सकते हो, ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक थोड़ा समझ के चलना, लेकिन बायोलॉजी में तुम नए क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी तरफ से बिल्कुल, मतलब मैंने भी किया था, लिटरली मैं बताऊँ तो अप्रैल में मैंने बायोलॉजी क्वेश्चन हद से ज़्यादा किए थे, जितना मैंने पूरे साल में नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन मैं लास्ट के कुछ मंथ्स में किए थे बायोलॉजी के। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, और इस वीडियो में इतना ही। तुम एक बार यार मेरा चैनल जाके चेकआउट करो, अगर तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड और कोई वीडियो मिले तो मत सब्सक्राइब करना। अगर तुम्हें सिर्फ लगे कि मैं पढ़ाई के बारे में बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मेरे चैनल पे मिलते हैं, फालतू की बातें नहीं करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए बाय बाय।